तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका पेप कोडिंग के चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक ब्रांड न्यू एल्गोरिथम। इसका नाम है डिसीजन ट्री। ठीक है, अब जैसे ही आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, क्या नाम देखो, आप इसका नाम देखोगे तो नाम में क्या है, डिसीजन। ठीक है, डिसीजन मतलब फैसला लेना। फैसला लेना, या तो ये करना है या तो वो करना है, फलाना ढिमकाना, ये डिसीजन होता है। ठीक है, अब डिसीजन क्या होगा, ठीक है, तो जैसे आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं एल्गोरिथम क्या करती है। जैसे आपके पास मान लो जैसे कोई वो है, डेटा सेट है, ठीक है, तो इसको ये क्लासिफाई करेगी बेस्ड ऑन डिसीजन, यानी कि हर पॉइंट पे डिसीजन लेती है, डिसीजन होता है, उस डिसीजन के बेसिस पे जो ये लेती है इसके ये फर्दर बाइफर्केट करते करते अपना आंसर निकालती है। ठीक है, ये होता है इस डिसीजन ट्री का एक बेसिक सा, जिसे आप कह सकते हैं अप्रोच। ठीक है, जैसे आप मतलब स्लाइट ओवरव्यू। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये एल्गोरिथम है क्या। तो डिसीजन ट्री एक एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन भी करती है एंड रिग्रेशन भी करती है। ठीक है, डिसीजन ट्री कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एंड रिग्रेशन एज वेल। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्लासिफिकेशन जो ये करती है ना, क्लासिफिकेशन जो डिसीजन ट्री करती है, दैट कैन बी बेस्ड ऑन कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी के बेसिस पे कर सकती है। कैटेगरी के बेसिस पे मैं बोलना चाहूँ तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि या तो मतलब जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं तो बोल सकता हूँ, जैसे अगर मान लो मेरे को डिसीजन लेना है कि क्लासिफिकेशन करना है कि ये बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता, तो मैं क्या बोलूँगा, क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी के बेसिस पे करूँगा, स्टडी के बेसिस पे। स्टडी के बेसिस पे अगर मैं क्लासिफिकेशन कहते हैं, एंड रिजल्ट क्या आएगा, स्टडीज एंड डज नॉट स्टडीज। ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन क्या ना न्यूमेरिकल डेटा भी कर सकती है। जैसे आप इसको एक नंबर लिस्ट दे दो, ठीक है, तो ये आप इसको एक नंबर लिस्ट दे दो और फिर ये क्लासीफाई भी कर देगी कि जैसे जितने ये कुछ n नंबर ऑफ नंबर्स है वो एक मतलब 1500 से नीचे है, फिर कुछ m नंबर ऑफ नेबर्स है वो 1500 से ऊपर है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन ऐसे करती है। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा ना एक बार डिसीजन ट्री को देखते हैं। डिसीजन ट्री दिखता कैसा है डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री होगा यहाँ पे एक ऐसा। ठीक है, एक मैं थोड़ा बेसिक सा डिसीजन ट्री आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले बना लेते हैं, फिर इसको आराम से समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे देख के मैं बता पा रहा हूँ कि भैया देखो ऐसा है कि ये तो ये और ये तो अलग है। ठीक है, तो ठीक है, तुम्हारा इंट्यूशन सही है, मतलब इन दोनों का कुछ मीनिंग है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करना है डिसीजन ट्री पे। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला होता है ना स्टार्टिंग का, इसे हम कहते हैं रूट नोड। ठीक है, रूट नोड का क्या मतलब है, जितना भी हमारा डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेगा ना, वो हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करेगा। वो पहले रूट नोड को एक्सेस करेगा, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेगा और फिर फर्दर नोड्स पे आएगा। ये जो बाकी बचे हुए नोड्स हैं इन्हें नोड्स कहते हैं। ठीक है, ये नोड्स हैं। ओके, ये था बेसिक सा, ये भी नोड है। ठीक है, एंड फाइनल थिंग। ठीक है, और ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ना, ये सर्कल मैं डिपेक्ट कर रहा हूँ लीफ के लिए, ये लीफ है सारे। ठीक है, अब मैं लीफ से मेरा क्या मतलब है, देखिए ट्री में लीफ क्या होता है, जहाँ पर आपका ट्री खत्म हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। लीफ का मतलब, जब आप लीफ इनकाउंटर कर लेते हैं डिसीजन ट्री में, इसका मतलब है कि आप एक रिजल्ट पे पहुँच गए हैं। इसका मतलब है यू हैव रीच्ड अ रिजल्ट। ठीक है, जो भी आपने डिसीजन ट्री में डिसीजन लिए जो भी करा, क्लासिफिकेशन वगैरह करा, उससे आप एक एंड रिजल्ट पे पहुंच गए। मतलब अगर आप मतलब क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपने क्लासीफाई कर लिया है डेटा को। अगर आप रिग्रेशन में देखेंगे तो रिग्रेशन में आपको लीफ में मिलेगा कि एक वैल्यू मिलेगी, कि वो रिग्रेशन क्या करता है, रिग्रेशन प्रेडिक्ट ही तो करता है एक वैल्यू, तो यहाँ पे वो वैल्यू मिलेगी। क्लासिफिकेशन में आओगे, क्लासिफिकेशन का डिसीजन ट्री बनाओगे तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, ये होता है। अब इसका देखो एक और चीज़ हम देखते हैं। डिसीजन ट्री जो होता है ना, वो हमेशा टॉप डाउन होता है। ठीक है, टॉप डाउन का मतलब जब डिसीजन ट्री बनेगा ना, वो ऊपर से टॉप से नीचे बनेगा। ठीक है, और जब इसको जिससे डिसीजन लेंगे वो भी टॉप डाउन ही होगा। इट इज़ ऑलवेज टॉप डाउन। ठीक है, ये याद रखना, डिसीजन ट्री टॉप डाउन होता है एंड डिसीजन ट्री में
रूट नोड होते हैं, और जब लीव्स पे होते हैं, लीफ मतलब आपने एक एंड रिजल्ट पहुंच गए, आप अपने एंड रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया। डिसीजन ट्री में ना एक और बात, डिसीजन ट्री में आप ये देखना कि ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि मतलब अगर एक मतलब नोड के बाद नोड ही आएगा, हो सकता है नोड के बाद डायरेक्ट रिजल्ट भी आ जाए। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, नोड था, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता ताकि आपको बढ़िया दिखे थोड़ा, ठीक है। जैसा कि आप मान लो यहाँ पे नोड था, इसके बाद भी नोड आया, इसके बाद भी नोड आया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नोड था, तो इसके बाद लीफ आया, और एक देखो लेफ्ट साइड पे लीफ आया, राइट साइड पे नोड आया। सिमिलर अब यहाँ पे देखो नोड था, नोड के दोनों साइड पे क्या है, लीफ ही आए, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता कि नोड के बाद नोड ही आएगा, नोड के बाद चिल्ड्रन आएगा, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिसीजन ट्री कैसे डिसीजन ले रहा है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो भैया, ये तो हो गया डिसीजन ट्री का मतलब कैसा दिखता है, क्या इसका मीनिंग होता है, ठीक है। बात करते हैं मीनिंग के ऊपर, ठीक है। मीनिंग के ऊपर हम थोड़ा बात डालते हैं। देखो, एक आपका जब नोड है ना, ये डिसीजन ट्री का अगर नोड है, अब देखो अब जब भी आप एक ट्री पे खड़े हो, आपको दो नोड दिख रहे हैं ना, या आपको इनफैक्ट दो नोड बोलना गलत है, हो सकता है मल्टीपल नोड हो, ठीक है, मल्टीपल नोड हो। तो अगर मल्टीपल नोड है ना, तो आपके पास चॉइस होती है, ठीक है, किस उस पर जाने की। ऑब्वियसली डिसीजन है, चॉइस तो होगी, ठीक है। तो अब ज़रा मैं ना इसमें डिसीजन ट्री में एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैं मान लो मैं खड़ा हूँ डिसीजन ट्री के नोड पे, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन है, जैसे मेरा मन हो रहा है पढ़ने का, ठीक है। तब मेरा क्या डिसीजन है पढ़ना, या तो मैं पढ़ूँ या तो मैं मज़े करूँ, खेलूँ, ठीक है। तो अब जो लेफ़्ट साइड पे होगा ना आपका, जो यहाँ पे लेफ़्ट नोड पे होगा, लेफ़्ट नोड, ये होगा वो ये वो चीज़ होगी, या तो ये वो नोड होगा, या ये वो लीफ होगा जहाँ पे आप तब पहुँचोगे अगर आप ट्रू यूज़ करते हो। ट्रू मतलब अगर आप हाँ बोलते हो, या तो आप येस डिसीजन लेते हो, पॉजिटिव डिसीजन लेते हो, तब आप लेफ़्ट साइड में पहुँचोगे। अगर आपने नेगेटिव डिसीजन लिया या आपने नो बोला, तो आप राइट साइड पे पहुँचोगे, राइट नोड या राइट लीफ पे पहुँचोगे, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। आगे जब आप आगे की वीडियोस में जब आप डिसीजन ट्री को एनालाइज करोगे ना, जब आप खुद का डिसीजन ट्री बनाओगे, या जब आप डिसीजन ट्री को समझोगे, डिसीजन ट्री पता लगेगा कि डिसीजन ट्री से क्लासिफिकेशन कैसे होती है, रिग्रेशन कैसे होती है, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ये याद रखना, ठीक है। लेफ्ट जाओगे तो येस, राइट जाओगे तो नो, ठीक है। बट ये तो उसके लिए है, बट ऐसा ये हर बार ही नहीं होता। ये तब होता है अगर आप कुछ मतलब रिग्रेशन से रिलेटेड कर रहे हो, ठीक है, रिग्रेशन से रिलेटेड कर रहे हो। क्लासिफिकेशन में ज़रूरी थोड़ा है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन हो हर बारी की, या तो मैं लेफ़्ट जाऊंगा या मैं राइट जाऊंगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, मान लो सिंपल सा टॉपिक है। मेरे पास एक बॉल पड़ी है हाथ में, ठीक है, मेरे पास एक बॉल पड़ी है, मेरे पास 4 कंटेनर है, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4। यार देखो, सीधी बात है, मैं बॉल पड़ी है, मैं वो थोड़ा हूँ, मैं बाउंडेड थोड़ा कि मैं इन दोनों में से ही डाल सकता हूँ। मैं तो कितने में भी डाल सकता हूँ, हो सकता है मैं बॉल को कंटेनर 1 में डालूँ, कंटेनर 2 में डालूँ, कंटेनर 3 में डालूँ, कंटेनर 4 में डालूँ। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कितने आपसे आगे कितने वो होने चाहिए, बाइफर्केशन होने चाहिए डिसीजन ट्री में, कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये तो हो गया डिसीजन ट्री का थोड़ा सा। अब एक और बात समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, डिसीजन ट्री टॉप डाउन होता है, ठीक है। टॉप डाउन का मतलब है जब तक ये वाला नोड नहीं, जब तक आप इस डिसीजन पे नहीं पहुंचोगे ना, तब तक आप ये वाले डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। पॉसिबिलिटी नहीं है, खुद देखो ना यार, अगर तुम्हें इधर पहुंचना है या इधर पहुंचना है, तुम्हें इस डिसीजन को तो इनकाउंटर करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो इनकाउंटर करोगे, तभी तो उसके आगे वाले डिसीजन से पहुँचोगे, ठीक है। तो ये है, इसलिए इसको रूट बोलते हैं कि ये टॉप होता है, टॉप टू डाउन में करते हैं, इसीलिए ये होता है, ठीक है। थोड़ा एक नया पेज पे आते हैं, अब थोड़ा एक नया पेज पे आते हैं, समझते हैं थोड़ी नई चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब ज़रा एक डेटा सेट को लेते हैं और थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, ठीक है। देखो, जो हमारा वो है ना डिसीजन ट्री है, वो भैया साफ सीधी बात है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग का तो ऐसा साफ सीधा मतलब है कि उसके पास क्या होगा,
कुछ फीचर्स होंगे, फीचर्स एंड लेबल। सेम इस डेटा सेट में हमारे पास लेबल है, हमारे पास फीचर्स है, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास ना हमेशा चॉइस होगी। एनलेस अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा फीचर है ना, तो तुम्हारे पास हमेशा चॉइस है कि तुम डिसीजन ट्री किस पे बना रहे हो, ठीक है, किस पे बनाना चाहते हो तुम डिसीजन ट्री। यार मान लो जैसे मेरे पास एक सिंपल सा है कि मान लो मेरे पास क्लास है, मेरे पास जेंडर है, और मुझे ये बताना है कि मुझे सिंपल सा ये बताना है कि वो जो बच्चा है उसके पेरेंट्स से नाइट आउट में अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें जो डिसीजन लेना है तुम क्लास के बेसिस पे भी ले सकते हो, तुम जेंडर के बेसिस पे भी ले सकते हो, हाँ या ना, क्योंकि ये इसके बेसिस पे नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली ये तुम्हारा लेबल है, लेबल के बेसिस पे थोड़ा लोगे तुम। लेबल के बेसिस पे कभी ले सकते हो क्या डिसीजन? नहीं ना, तुम या तो क्लास के बेसिस पे लोगे या जेंडर के बेसिस पे लोगे, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू चूज विच फीचर टू टेक इन डिसीजन ट्री। सीधा बात है, बहुत ही मतलब क्या कहें, एक कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है कि चूज़ कैसे करें कि क्लास उठाऊँ मैं, जेंडर उठाऊँ, कौन सा फीचर है, मल्टीपल फीचर है, मेरे पास 1000 फीचर है, तो मेरे को कैसे, मुझे कैसे पता कि मैं ये वाला फीचर उठाना है, ठीक है। तो उसका साफ सीधा सवाल है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे 2 कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक होती है गिन्नी इम्प्योरिटी, ठीक है, एक होती है हमारे पास गिन्नी इम्प्योरिटी, और दूसरा हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, और हम इनकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं कि कैसे होगा, कि हम कैसे चूज़ करें कि डिसीजन ट्री हमें डिसीजन ट्री कैसे बनाना है, ठीक है। आप लोगों को अगर अभी ये समझ में अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आ रही है गिन्नी इम्प्योरिटी इन्फॉर्मेशन गेन क्या है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो पूरी मैथमेटिक्स पे होगी हमारी, कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम उसमें सब बताएंगे, उसमें सब होगा कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे मतलब डिसीजन ट्री के पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे की मैथ कैसी है, वो सब आपको बताएंगे। तो इसकी टेंशन मत लेना, बस आप ये समझ लो इस पॉइंट पे कि हम गिन्नी इम्प्योरिटी और इन्फॉर्मेशन गेन के बेसिस पे लेते हैं। गिन्नी इम्प्योरिटी जितनी कम होगी ना, उतना हमारी क्लास प्रेफर्ड होगी। क्लास गलत बोल रहा हूँ, वो वाला फीचर प्रेफर्ड होगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट में है इंफॉर्मेशन गेन। इन्फॉर्मेशन गेन जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ही वो वाला फीचर प्रेफर्ड होगा, ठीक है। यार साफ सीधी बात है, तुम्हें खुद देख रहा, अगर इसमें इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी जितना नीचे आएगी उतना बड़े तो डिसीजन आएगा। सिमिलरली ये अगर इन्फॉर्मेशन गेन है, जितनी ज़्यादा तुम्हें इन्फॉर्मेशन गेन होगी पर्टिकुलर फीचर से, उतना बड़े तो तुम्हारा डिसीजन ट्री बनेगा, है ना। समझ में आ रही है ना बात? आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो ज़रा हम एक बारी फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, सब पता चलेगा, ठीक है, तुम्हें सब पता चलेगा। तो गिन्नी इम्प्योरिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1 माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 n p ऑफ i का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहली बात, p ऑफ i क्या है? p ऑफ i है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, ठीक है। जैसे थोड़ा आसान शब्दों में अगर तुम समझोगे ना इसको, तो अभी तुम इतना समझो कि यार देखो, जब भी तुम कुछ लोगे ना, जब भी तुम डिसीजन लोगे, ठीक है, तो अगर तुम डिसीजन जैसे मेरे वाले केस में अगर तुम हाँ या ना का डिसीजन ले रहे हो ना, कि यस और नो, तो साफ सीधी बात है यार, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी यस की, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी नो की, एक पर्टिकुलर फीचर, एक पर्टिकुलर रो के लिए, ठीक है। तो गिन्नी इम्प्योरिटी हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये गिन्नी इम्प्योरिटी होती है, और ये जो पूरा होता है ना, इसे हम कहते हैं गिन्नी, ठीक है। समझ में आ गई? गिन्नी इम्प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n मतलब जितनी नंबर ऑफ तुम्हारी रोज है, ठीक है, इंटू pi का होल स्क्वायर। जितना तुम्हारी मतलब जितना तुम्हारा डिसीजन वो है, मतलब कह सकते हो जितना तुम्हारा डिसीजन वो हो रहा है, जितने तुम्हारे पास डिसीजन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जैसे अगर इधर मेरे पास तुम देखोगे डिसीजन कितने, n कितना था यहाँ पे? 2 था, यस और नो, पर हो सकता है मेरे पास n 4 हो, जैसे मैं पहले में था कंटेनर 1 2 3 4। इस टाइम पे क्या बनेगा? 1 माइनस समेशन ऑफ
i इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक p ऑफ i का होल स्क्वायर, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है उस कंटेनर में जाने की। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया भैया गिन्नी प्रोबेबिलिटी का, गिन्नी इम्प्योरिटी का हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम इंफॉर्मेशन गेन पे, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इन टॉपिक्स को ऊपर से छू रहे हैं। अगली वीडियो में इनके डेप्थ में घुसेंगे, एकदम मतलब अंदर तक घुस के पूरा छान मारेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेन, जो हमारा इन्फॉर्मेशन गेन है ना वो निकलता है हमारा एंट्रोपी से। ठीक है, अब 12th की केमिस्ट्री से आपने पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको फिर बताता हूँ। एंट्रोपी को अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूँ ना तो उसका मतलब होता है रैंडमनेस। ठीक है, डेटा कितना रैंडम है। ठीक है, एंट्रोपी वो होती है। तो इसका फॉर्मूला हम निकालते, इसका होता है नेगेटिव ऑफ समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक pi इंटू लॉग ऑफ pi। ठीक है, ये होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करते हैं ना हम, ये जो तुम्हारी एंट्रोपी निकली है ना अभी, ये तुम्हारी एंट्रोपी निकली है ओवरऑल डेटा सेट की। ठीक है, ओवरऑल डेटा सेट की एंट्रोपी निकली है। अब इसमें से क्या करोगे ना, अगर मैं इंफॉर्मेशन गेन की बात करूँ ना तो टोटल एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी ऑफ ईच फीचर का, एंट्रोपी ऑफ ईच फीचर। ठीक है, ये करते हैं हम। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर ऊपर वाला ही केस था, मेरे पास फीचर कितने थे, या तो क्लास थी या तो जेंडर था, तो मैं क्या करता ना सबसे पहले। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा एग्जांपल में लेके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मेरे पास दो चीज़ें हैं, क्लास और जेंडर, आपने ऊपर वाली टेबल में देखा। ठीक है, मैं थोड़ा टेबल आपको दिखा देता हूँ। ये थी टेबल, क्लास, जेंडर और नाइट आउट के लिए पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे वाले तो कभी नहीं करेंगे, साफ सीधी बात है। ठीक है, क्लास एंड जेंडर हो गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले गिन्नी इम्प्योरिटी पे आते हैं, गिन्नी इम्प्योरिटी अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, तो मैं गिन्नी इम्प्योरिटी दो चीज़ की निकालूंगा। मेरे पास दो फीचर है, मैं पहले क्लास की निकालूंगा, मैं उसके बाद जेंडर की निकालूंगा। ठीक है, अब इन दोनों में से जिसकी गिन्नी इम्प्योरिटी लेस हुई ना, मैं उस पर अपना डिसीजन ट्री बना दूंगा। क्योंकि वैसे सीधी बात है, मुझे पता है अगर इसकी गिन्नी इम्प्योरिटी कम है ना तो ये ऑब्वियसली बढ़िया डिसीजन ट्री बनाएगा, मेरे को बढ़िया प्रेडिक्शन देगा। ठीक है, अब इसी की तरह हम क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन गेन भी निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, क्लास पे निकालेंगे और जेंडर पे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से जिसके इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा बढ़िया होगा ना, मैं उसको रख के अपना डिसीजन ट्री बना दूंगा। मैं बोलूँगा चल ये इस पर अपना डिसीजन ट्री बना दे। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया हमारा गिन्नी इम्प्योरिटी और इन्फॉर्मेशन गेन का। अब एक और सवाल उठता है, ठीक है, कि भैया हमारे पास गिन्नी इम्प्योरिटी पर इन्फॉर्मेशन गेन भी, हम किसको लगाएं। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि भैया तुम ना गिन्नी इम्प्योरिटी को लगाना। ठीक है, क्योंकि गिन्नी इम्प्योरिटी क्या करता है ना, गिन्नी इम्प्योरिटी जो है ना वो इंश्योर करती है कि जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो यूनिफॉर्म रहे, वो बढ़िया रहे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, ये थोड़ा तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा होगा, पर एक और चीज़ समझना तुम। ठीक है, तुम ज़रा ये देखो, एंट्रोपी का फॉर्मूला देखो, एक मिनट मैं ज़रा थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, एंट्रोपी का फॉर्मूला देखो, मतलब जो मैं बोलूँ इन्फॉर्मेशन गेन का, और ज़रा इसका फॉर्मूला देखो गिन्नी इम्प्योरिटी का। तुम्हें क्या लगता है कौन सा इम्प्लीमेंट करना आसान है? ऑब्वियसली गिन्नी इम्प्योरिटी का ना, क्योंकि यहाँ पे लॉग लॉगरिथम में आ गया, लॉगरिथम में जब भी आता है ना कंप्यूटेशनल पावर में थोड़ा सा इंक्रीज आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम इन्फॉर्मेशन गेन लगाना। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गिन्नी इम्प्योरिटी हर बार इन्फॉर्मेशन गेन से ज़्यादा बढ़िया वैल्यू देगा ना, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। कभी कभार गिन्नी इम्प्योरिटी बेटर देता है, कभी कभार हो सकता है इन्फॉर्मेशन गेन बढ़िया वो दे जाए, डिसीजन ट्री। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, चाहो तो गिन्नी इम्प्योरिटी लगाओ, चाहे तो इन्फॉर्मेशन गेन लगाओ, बट एक पे स्टिक मत रहना। ठीक है, चलो भैया, ये तो हो गया हमारा किसके कहते से डिसीजन ट्री का क्या होता है। ठीक है, डिसीजन ट्री क्या होता है और डिसीजन ट्री में स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है, ये सब हमने अभी थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब तुम ना, ठीक है, अब तो चलो पढ़ लिया। अब एक बात समझना। ठीक है, जो ये डिसीजन ट्री होता है ना, ये वैसे तो बहुत बढ़िया एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्री बहुत बढ़िया एल्गोरिथम है, बट तुम जब इस पर अपना टेस्टिंग का डेटा लगाओगे ना, ट्रेनिंग का डेटा लगाओगे ना, इसकी एक्यूरेसी आएगी 100% एक्यूरेसी आती है इसकी। ठीक है, ये क्योंकि ये ना रट लेता है यार, खुद सोचो ना, ये रट लेता है। डिसीजन ट्री क्या करेगा, ये रट लेगा, तो ये क्या करेगा, ये ओवरफिटिंग करेगा, डेटा को ओवरफिट करेगा।
अब आप पूछोगे भैया ऐसा क्यों होता है, तो यार देखो मैंने तुम्हें ना जब मैं डिसीजन ट्री का ग्राफ दिखा रहा था ना, डिसीजन ट्री कैसा होता है, तो तुम खुद सोचो यार, इतने ये तो मैंने तब भी तुम्हें छोटा ग्राफ दिखाया है, अगर तुम्हें मैं असली उसका दिखाऊंगा ना डिसीजन ट्री, वो बहुत बहुत नीचे, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत डीप तक जाता है। क्यों, क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिसीजन ट्री क्या कर रहा है, वो कुछ भी एक डिसीजन में पहुँचता है, वो उसके बाद एक और डिसीजन लेता है, ठीक है, वो इधर वो इनमें से किसी में ही पहुँचेगा, वो फिर से डिसीजन लेगा, रिकर्सिवली डिसीजन लेता रहता है अनलेस एंड अनटिल वो एक पर्टिकुलर स्टेप पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, इससे वो कभी कभार इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है ना डेटा, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ना डिसीजन की, डिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि वो एक यूनिक उस पर पहुँच जाता है, मतलब एक यूनिक लेवल पे पहुँच जाता है कि मतलब तुम खुद सोचो ना, जैसे देखो इसको थोड़ा ऐसे समझना कि, ठीक है, इसको ऐसे समझना कि मान लो कि ये मेज़ यहाँ से एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेज़ है, कुछ भी मेज़ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मेज़ वगैरह है, कुछ वो है, मतलब मेज़ तो तुम जानते होंगे, हिंदी में मेरे को हिंदी शब्द मिल नहीं रहा, और यहाँ पे कुछ एंट्रेंसेस है, ठीक है, ये समझना। अब तुम ये बताओ, ठीक है, अब और तुम्हारे सामने 2 3 4 5 6 7 दरवाजे हैं, और तुम्हें पता है, और तुम्हें ये पता है भाई ABCDEFG, ठीक है, तुम्हें ये पता है। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि भैया अगर मैं A से जाऊंगा तो मैं B पे पहुंचूंगा, 2 पे जाऊंगा तो A में, 3 से D में, 4 से C में, 5 से इसमें, 6 से इसमें, और 7 से जाऊंगा तो G में पहुंचूंगा। तुम ट्रैवल कर चुके हो उस पर, ट्रेनिंग डेटा पे, ठीक है, तुम बहुत बार ट्रैवल, तो तुम जब भी तुम A से जाओगे तुम हमेशा B पे पहुंचोगे, तुम जब 2 से जाओगे तुम हमेशा A पे पहुंचोगे, तो तुम्हें रट नहीं जाएगा ये एक बारी में कि हाँ यार चल, अगर मुझे A पे पहुंचना है तो सबसे बड़ी तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ऐसे करके मैं पहुँच जाऊँगा A पे। तो डिसीजन ट्री भी तो यही कर रहा है, वो डिसीजन लेता है, उसके बाद उसको स्प्लिट कर लेता है, फिर डिसीजन लेता है, फिर स्प्लिट कर लेता है। तो इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग के बाद ना वो एक यूनिक डिसीजन पे पहुँचता है अपने, इसीलिए ना वो हमेशा ट्रेनिंग डेटा पे 100% एक्यूरेसी देता है, ट्रेनिंग डेटा पे वो ओवरफिट कर देता है तुम्हारे डेटा को। तो चाहे ताकि ओवरफिट ना होना हमारा डेटा, अब हमें क्यों, अगर ओवरफिट हो गया भैया, ओवरफिट क्या होगा, ओवरफिट हो गया कि ट्रेनिंग में 100% दे रहा है, ट्रेनिंग में 100% दे रहा है, टेस्टिंग में फेल हो जा रहा है, अच्छा मॉडल थोड़ा है, साफ सीधी बात है। तो हम क्या करते हैं ना, हम एक पेनल्टी मारते हैं इस पर, ठीक है, हम पेनल्टी मारते हैं, इस पेनल्टी को भी हम कहते हैं प्रूनिंग करते हैं, हम प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग से मेरा क्या मतलब है, प्रूनिंग से मेरा मतलब है, रुको पहले मैं तुम्हें डिसीजन ट्री बनाता हूँ, ठीक है, तुम्हारे सामने उसका बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा कि प्रूनिंग एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। लाल से एक डिसीजन ट्री बनाते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ से निकला, सेकंड में पहुँचा, फॉल्स हुआ तो 3 में पहुँचेगा, ठीक है, फिर यहाँ से ट्रू फॉल्स, यहाँ से 4 में, यहाँ से कंक्लूजन में पहुँच गया, 5 6 कंक्लूजन में पहुँच गया, 5 6 कंक्लूजन, उसके बाद 7 कंक्लूजन 7 कंक्लूजन, ठीक है। अब क्या होगा ना, अब जब भी हमारा डेटा, मतलब अब क्या करेंगे ना हम, प्रूनिंग में क्या कहते हैं, प्रूनिंग का मतलब है, प्रूनिंग से मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ना इस ट्री को काट दूंगा, मैं इस ट्री को प्रून कर लूँगा, काट दूंगा मैं, और काटने के बाद ना मैं इस पर एक पेनल्टी लगा दूंगा। इसके सीधी बात है, एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का एक कॉस्ट फंक्शन होगा, मैं इसके कॉस्ट फंक्शन में एक पेनल्टी ऐड कर दूंगा। प्रूनिंग ये होता है। और इसके बजाय पता है मैं क्या कहूँगा, मैंने ये ट्री काट, मैंने ये देखो, ये देख रहे हो, मैंने ये वाला पार्ट काट दिया इसका, तू मत मिटियो भाई प्लीज़, ठीक है, मैंने ये वाला पार्ट काट दिया इसका। अब मैं यहाँ पे मैं एक एम्बिगस मतलब एम्बिगस नहीं, कैलकुलेटेड सा एक रिजल्ट लगा दूंगा। तो क्या होगा, अब यूनिक नहीं रहा ना, देखो इस रिजल्ट से क्या मतलब है, पहले ये रिजल्ट ऐसा था, पहले इस रिजल्ट पे आके उसको डिसीजन लेना पड़ रहा था कि मैं यहाँ जाऊँ या मैं यहाँ जाऊँ, बट अब क्या होगा, जब वो इस रिजल्ट पे पहुँचेगा तो उसको एक वैल्यू मिलेगी, वो एक वैल्यू देगा तुम्हें, वो क्लासीफाई करेगा। तो इससे अब देख रहे हो तुम क्या हो रहा है, जहाँ अब वो एक यूनिक सॉल्यूशन पे पहुँच रहा था ना, अब वो चाहे अब वो कुछ भी करेगा ना, वो इस आर पे पहुँचेगा। पहले वो क्या था, पहले मान लो यहाँ पे कुछ एक्स वैल्यू थी, वाई वैल्यू थी, वो यहाँ पर आता है, वो डिसीजन लेता, फिर वो एक्स से पहुँचता है, वो वाई पे पहुँचता है। अब वो ना तो एक्स से पहुँचेगा ना वाई पे पहुँचेगा, वो बीच की वैल्यू पे पहुँच जाएगा, आर की कोई रैंडम
रैंडम वैल्यू भी गलत बोल रहा हूँ, वो एक हमारी दी वैल्यू में पहुँच जाएगा एक आर की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा डेटा ओवरफिट नहीं हो रहा ना, वो रट नहीं पा रहा, वो ये नहीं कर पा रहा कि हाँ भाई इस डिसीजन में पहुँचूंगा, इस डिसीजन में पहुँच गया तो मैं फिर से यस या मतलब मैं डिसीजन लूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा इस पे एक्स एंड वाई पे, वो ये भूल गया, वो उसको याद ही नहीं रहा। वो बोलेगा मैं डिसीजन लूँगा तो मैं आर करके पहुँचूँगा, अब मुझे नहीं पता ये क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हारा डेटा ओवरफिट कम होने लग गया, इसे कहते हैं प्रूनिंग, ठीक है। अब प्रूनिंग भाई, प्रूनिंग पड़ी है, प्रूनिंग भी है। प्रूनिंग क्या होती है ना, प्रूनिंग अब होती है 2 टाइप की। प्रूनिंग होती है पोस्ट प्रूनिंग एंड प्री प्रूनिंग, ठीक है। तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, तुमने अगर डीएसए वगैरह पढ़ा होगा तो डीएसए की जो ट्री होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा वो रिसेम्बलेंस खाता है। उसमें रूट होता है, इसमें रूट है, उसमें नोड था, इसमें नोड है, उसमें लीफ था, इसमें लीफ है, उसमें प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर था, इसमें पोस्ट और प्री करके कुछ है, ठीक है। सिमिलर है बट सेम नहीं है, सिमिलर सेम में डिफरेंस होता है ना, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं पोस्ट प्रूनिंग क्या होती है। तो पोस्ट प्रूनिंग पता क्या होगी, पोस्ट प्रूनिंग होगी मैं ट्री को बनने दूंगा एंड देन आई विल प्रून इट, ठीक है। पहले मैंने यार मैं बैठा रहा आराम से, मैंने कहा हाँ बन जा, आराम से बन जा, पूरा ट्री बन, आराम से बन, कोई दिक्कत नहीं, ट्री बन गया, डिसीजन ट्री बन गया, अब मैं काट दूंगा, अब मैं उसको प्रून कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया पोस्ट प्रूनिंग, ठीक है। प्री प्रूनिंग से अब तुम्हें समझ में आया क्या होगा। प्री प्रूनिंग क्या करेगा, वो जैसे जैसे ट्री बन रहा है ना, एज द ट्री इज बिल्डिंग itself it will prune it। जैसे ही ट्री बन रहा होगा ना, जैसे मान लो ठीक है, इसी वाले पे एग्जांपल देते हैं। अभी तुमने प्री का तो एग्जांपल समझ लिया, प्री प्रूनिंग क्या, पोस्ट प्रूनिंग क्या होती है। प्री का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। प्री का एग्जांपल देखो कि मतलब तुम ये मान लो कि हमारा अभी इतना ही बचा था, इतना ही बना है हमारा डिसीजन ट्री आगे बनने वाला है, ठीक है। तो प्री प्रूनिंग में क्या होगा ना, प्री प्रूनिंग में क्या करेगा प्री प्रूनिंग में हम क्या करेंगे, हम इसको आगे डिसीजन लेने नहीं देंगे, हम आर पे रख देंगे इसको, हम बोलेंगे तू आर वैल्यू पे पहुंच गया, चल अब जा, ठीक है। जहाँ और हो सकता है यहाँ से डिसीजन कंटिन्यू हो, ठीक है, हो सकता, या फिर सिंपल सा हम इसको आर एम्बिगस वैल्यू पे पहुँचा दें, ठीक है। तो क्या हुआ उसमें, क्या होता, हमने ट्री को पहले पूरा बिल्ड होने दिया, उसके बाद काटा। यहाँ जैसे जैसे बिल्ड हो रहा है और हमें लग रहा है कि इसके आगे हमारी ओवरफिटिंग हो सकती है, हम वहीं से इसको काट दे रहे हैं और उसको आर वैल्यू पकड़ा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है तुम्हारा पोस्ट प्रूनिंग में और प्री प्रूनिंग में, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलो ये सब भी हो गया, अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। देखो अगर तुमने वीडियो तमीज़ से देखी है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा एडवांटेज क्या। एडवांटेज नंबर 1 क्या है, एडवांटेज 1 क्या है कि वो रिग्रेशन भी करता है और क्लासिफिकेशन भी करता है, ठीक है। एडवांटेज 2 क्या है, एडवांटेज 2 अगर मैं बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईजी होता है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ईजी होता है इम्प्लीमेंट करना, इसके कॉन्सेप्ट जो है वो ईजी होते हैं ग्रास्प करने में और तुम्हें समझ में ईजीली आ जाता है। तीसरा मैं कहता हूँ कि इसका विजुअलाइजिंग सही होता है। तुम देख के ही बता दोगे डिसीजन ट्री को कि अगर तुम्हें कोई वैल्यू दूंगा तो तुम किस उस पर पहुँचोगे, डिसीजन ट्री पे पहुँचोगे तो तुम किस वैल्यू पे पहुँचोगे, ठीक है। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है ये ग्रीडी एल्गोरिथम है, ठीक है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहते हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम कहते हैं कि भैया मैं अपना देख रहा हूँ, आगे वाला तुम अपना देखते रहो, ठीक है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम गलत होता है ना, साफ सीधी बात है। डीएसए में भी करा होगा, ग्रीडी एल्गोरिथम बेकार होता है, इसलिए तो हम अदर एल्गोरिथम्स पे जाते हैं, इसलिए तो हम डीपी यूज़ करते हैं ताकि ग्रीडी एल्गोरिथम बेकार होता है, ठीक है। दूसरा तो तुमने अभी देखा ओवरफिटिंग करता है जिसके लिए हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है। तीसरा ये है कि मतलब तीसरा मैं ये कह सकता हूँ कि इसको ट्रेन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहले कैलकुलेट करेगा, फिर ये स्प्लिट करेगा, फिर ये फर्दर कैलकुलेट करेगा, रिकर्सिव अप्रोच लगा रहे हैं ना बार बार, खुद देखो। तो इसीलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का, वो है
टाइप्स ऑफ डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री के टाइप्स कितने होते हैं? देखो पहला तो आता है ID3। देखो ID3, देखो टाइप्स ऑफ डिसीजन ट्री से मेरा मतलब पता है क्या है ना, देखो ये डिसीजन ट्री जो है ना, ये ऐसा नहीं कि कल ही बना और आ गया था मार्केट में, नहीं, इसको बनने और डेवलप होने में ना बहुत टाइम लगा है। तो जो सबसे पहला हमारे पास वर्जन आया था ना डिसीजन ट्री का, वो ID3 था। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता था। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। दूसरा इसका वर्जन आया C4.5। ठीक है, अच्छा ID3 जो था ना, वो सिर्फ कैटेगोरिकल वैल्यूज़ पे ही इम्प्लीमेंट होता था, कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को ही यूज़ करता था। बट C4.5 क्या है ना, होता तो ये भी क्लासिफिकेशन के लिए ही है, गलत नहीं है, क्लासिफिकेशन। इन दोनों में तुम रिग्रेशन यूज़ नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन के लिए होता है। बट ये जो है ना, वो कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों वैल्यूज़ के लिए क्लासिफिकेशन दे सकता है तुम्हें। ये न्यूमेरिकल के लिए नहीं देता था, ये न्यूमेरिकल पे फेल हो जाता है, कैटेगोरिकल पे दे देता है, ये कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों पे दे देता है। तीसरा आता है कार्ट। कार्ट को अगर मैं लिखूँ ना, कार्ट होता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। ये है ना, ये क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, रिग्रेशन भी करता है, और ये कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों वैल्यूज़ पे यूज़ होता है। मेजरली जो हम आजकल यूज़ करते हैं ना, वो ये करते हैं, कार्ट यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले आया ID3, उसका थोड़ा अपग्रेड वैल्यू हुई तो आया C4.5, और उसके बाद आया कार्ट जो अभी बहुत फेमस है, जिसको हम क्लासिकल एंड रिग्रेशन ट्री बोलते हैं। कार्ट की फुल फॉर्म है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों पे यूज़ होता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में आपने एक बार समराइज कर लेते हैं आपने क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने पढ़ा डिसीजन ट्री क्या होता है, वो किस लिए यूज़ होता है। दूसरा आपने पढ़ा डिसीजन ट्री एक्चुअली में होता क्या है भैया, इससे करते क्या है डिसीजन ट्री से। तीसरा आपने पढ़ा कि तीसरा आप लोगों ने पढ़ा कि तीसरा हमने पढ़ा कि थोड़ा ऊपर कर ले, कि डिसीजन ट्री में स्प्लिटिंग कैसे होती है, डिसीजन ट्री में पता कैसे चलता है कि कौन सी कैटेगरी को लेके, कौन से फीचर को लेके हमें डिसीजन ट्री बनाना चाहिए। दूसरा आपने पढ़ा कि डिसीजन ट्री में प्रूनिंग क्या होती है और उससे हम कैसे डील करते हैं डिसीजन ट्री। ठीक है, अगला हमने पढ़ा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री, और लास्ट में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डिसीजन ट्री। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों। भाइयों, अब आपको क्या करना है, आपको पेप कोड, आप ज़रा हम अपनी बात करें, पेप कोडिंग के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको मशीन लर्निंग और पढ़नी है तो नार्डोस पे जाइए, वहाँ पे पूरी मशीन लर्निंग के एक बहुत अच्छे मॉड्यूल है, आप उसको पढ़िए। आपको पूरी, अब मैं और वीडियोस डाली मशीन लर्निंग के ऊपर, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, गुड बाय।